Okay, so let's start with the first topic of the day, that is democratic principles in global governance. तो अभी एज यू नो के यूएस के अंदर एक समिट फॉर डेमोक्रेसी हुआ था, वेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड, एंड यहाँ पे उन्होंने एडवोकेट किया था फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स टू गाइड ग्लोबल गवर्नेंस. ठीक है, तो हम जब भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम कंट्री लेवल पे बात करते हैं. हम कई बार देखते हैं कि पीपल ऑफन डोंट टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एट इंटरनेशनल लेवल, या इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन देखो तो उनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डेमोक्रेटिक डेफिसिट, या एनार्किकल सोसाइटी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, क्योंकि ऑल्दो हमने यूएन वगैरह बना लिया, लेकिन उसके वोटिंग पैटर्न इस तरीके से होते हैं कि वहां पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इनएफिशिएंट लगता है. ठीक है, सो ये जो गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, तो दीज आर यूनिवर्सल, मतलब वो कंट्री लेवल पे भी लगा सकते हैं, वो इन वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है वहां पे भी लगा सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज ग्लोबल गवर्नेंस? इट इज नथिंग बट अ मीन्स टू मैनेज इश्यू दैट कट अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स. ठीक है, टू क्रिएट अ फेयर एंड जस्ट वर्ल्ड. राइट, सो पिलर्स क्या है, क्या प्रिंसिपल दिए गए थे मेन? तो पहला है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड countering authoritarianism, then promoting respect for human rights, and lastly fighting corruption. ठीक है, इन 3 लेवल पे अगर हम सब्सटैंटिव काम करते हैं तो ओवरऑल जो डेमोक्रेसी है वो इंक्रीज होगी. ठीक है, सो ग्लोबल गवर्नेंस बेसिकली इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, पॉलिसीज, नॉर्म्स, प्रोसीजर. ठीक है, तो एक बहुत ब्रॉड बेस्ड कॉन्सेप्ट है. तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स जो है उनको इंक्लूड कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, विच बेसिकली एड्रेस ग्लोबल और ट्रांसनेशनल इश्यूज. सो दीज इंटरवेंशन वुड प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, developing unified standard, ensuring equality and justice among states and their citizens, and also ensures a global peaceful order. ठीक है, जिसका अभी शायद बहुत ज्यादा जरूरत है, गिवन दैट यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है अभी. आई थिंक आज मॉर्निंग में हम लोगों ने देखा था ताइवान के आसपास चाइना ने कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करी है. ठीक है, तो उस सेंस में ये ग्लोबल पीसफुल ऑर्डर बनाना जरूरी है, एंड इसमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है, सो इट विल इंश्योर अ फार लेस कॉन्फ्लिक्टेड वर्ल्ड एंड बिल्ड प्रॉस्पेरस सोसाइटी व्हाइल प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन. ठीक है, सो अगर हम बात करें क्या इश्यूज फेस कर रहा है अभी डेमोक्रेसी, तो ये ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट थी. इसके अंदर ये 5 रिस्क की बात की गई थी. ठीक है, तो इकोनॉमिक रिस्क है, एनवायरमेंटल रिस्क है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, सोसाइटल रिस्क है, एंड लास्टली टेक्नोलॉजिकल रिस्क है. ठीक है, तो इकोनॉमिक रिस्क में हम देख रहे हैं स्पेशली आफ्टर कोविड-19 ये जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा एग्रीवेट हुई है. ठीक है, लाइक इकोनॉमिक रिस्क की वजह उसमें हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, फाइनेंशियल क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड, इलिसिट ट्रेड या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल रिस्क में बात करें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिजास्टर है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है. जियोपॉलिटिक रिस्क में बात करें टेररिज्म, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट, वॉर्स लाइक यूक्रेन रशिया ले सकते हो आप, इसमें अजरबैजान आर्मेनिया ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट सोसाइटल रिस्क है, वाटर एंड फूड क्राइसिस हो रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ रहे हैं, सोसाइटीज के अंदर क्राइम बढ़ रहे हैं, अर्बन प्लानिंग हो रही है. ठीक है, एंड लास्टली टेक्नोलॉजिकल रिस्क में साइबर अटैक्स है, एडवर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है. ठीक है, एंड कोविड-19 के अंदर हमने देखा था स्टेट के अंदर जो अथॉरिटेरियन पावर है वो भी बहुत बड़ी है. ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, इनफैक्ट इंडिया में भी आप एग्जाम्पल इसका ले सकते हो कि कैसा स्टेट का जो कंट्रोल है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पे बढ़ा है. सो अगर हम बात करें कि इसके डेमोक्रेसी को अगर हम री इन्फोर्स करें तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो हेल्प इन नेटवर्किंग पीपल, कॉपरेशन, स्टेट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, फॉर बिल्डिंग कॉमन गुड. तो इनफैक्ट हमारा एसडीजी गोल भी है 17, वो बात करता है पार्टनरशिप बनाने की. ठीक है, तो उस लाइंस में पार्टनरशिप जो है अक्रॉस विद इन द कंट्री एंड अक्रॉस द कंट्रीज दोनों जगह हेल्प करेगा. नेक्स्ट, अचीव ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स. Next, protecting fundamental freedom and ensuring
contemporary human interaction, ठीक है, between actors of all ages. Further, promote common but differentiated responsibility and respective capacity in addressing global issues. ठीक है. Lastly, establishing an inclusive, accountable, and sovereign across nation through control over abuse of power. ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो जो इंक्रीजिंग अथॉरिटेरियनिज्म है उसको काउंटर करने में हेल्प मिलेगा. एंड लास्टली, गिव लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट. कोई भी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है उसको अपने आप लेजिटिमेसी मिलेगी क्योंकि इट इज बीइंग गवर्न बाय द विल ऑफ पीपल. ठीक है. तो वो एक चीज है. ठीक है. अब डेमोक्रेसी के हम रोल देख लें. ठीक है. कि एक डेमोक्रेसी के हम कंपोनेंट्स या फीचर की बात करें क्या क्या होते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होता है. ठीक है. इट मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इंक्लूसिव सफराज होता है, फ्री पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है. देन पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर. सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन है, इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लोकल डेमोक्रेसी जिसमें हमारा पीआरआई वगैरह आ जाएगा. नेक्स्ट इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो प्रिडिक्टेबल इन्फोर्समेंट है बिकॉज वो सब रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं. नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ करप्शन होगा. देन चेक्स ऑन गवर्नमेंट, तो इफेक्टिव पार्लियामेंट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड मीडिया इंटीग्रिटी. तो दीज वुड बी चेक्स ऑन द गवर्नमेंट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम कई और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात कर सकते हैं या इंस्टीट्यूशन की बात कर सकते हैं लाइक कैग एक्सेट्रा, या ह्यूमन राइट वॉच डॉग एनएचआरसी हो सकता है. एंड लास्टली फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. विच प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस, सिविल लिबर्टी, सोशल राइट्स एंड इक्वालिटी. ठीक है. So these are the features of democracy. So अब वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेंथन करो डेमोक्रेटिक कल्चर को या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को between people and new transnational actors from private society and civil society. Next, ensure free and fair elections. ठीक है. फिर next, there could be or we could support free and independent India. ठीक है. ये वाला पॉइंट इंडिया के लिए खासकर मायने रखता है बिकॉज अभी जो वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स जो है ना, वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, उसमें इंडिया का जो रैंकिंग था, मतलब मीडिया का रैंकिंग था, वाज वेरी डिसमाल. मतलब रैंकिंग वाज 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज. तो आप समझ सकते हो कितना पुअर रेटिंग था. एंड रीजन तो बताने की जरूरत नहीं है क्या इश्यू चल रहे हैं मीडिया के साथ, लेकिन ये चीज याद रखना कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी. ठीक है. तो उस सेंस में बहुत खराब हालत चल रही है, तो इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है. मे बी शायद प्री में इस पे कुछ सवाल, मेंस में इस पे कुछ सवाल आ सकते हैं. नेक्स्ट, फाइटिंग करप्शन. ठीक है. सो वी कैन डिप्लॉय न्यू एज टेक्नोलॉजी या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग एक्सेट्रा टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड. एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेसी. ठीक है. ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटी बना सकते हैं. यहाँ पे हम लोग अगेन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं लाइक सोशल मीडिया एक्सेट्रा. And then addressing democracy deficit by bolstering democratic reformers and addressing issues of weak institution. Okay. Then promote transitional democracies. ठीक है. बहुत सारी weak democracy across the world उनको support करें so that वो emerge हो as much stronger and much complex democratic structure. And lastly, global level पे जो institution है like UNSC, IMF, इनके अंदर भी हम डेमोक्रेटिक जो डेफिसिट है उसको भरे. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज. ठीक है. इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं फिर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ई गवर्नेंस. तो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने, आई डोंट नो कहाँ पे, बट ये चीज बोला था ई गवर्नेंस के बारे में. ई गवर्नेंस इज इजी गवर्नेंस, effective governance and also economic governance. ठीक है. तो e-governance paves way for good governance. तो ये आप 3E मॉडल करके ऐसा याद रख सकते हो कि e-governance आएगा तो आपको ये 3 लिखना है कि easy होगा, effective होगा और economic governance होगा. ठीक है. एंड जनरली अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोले e-governance क्या है, तो इट्स इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज. ठीक है. इतना ही है इसके अंदर. तो टाइप्स क्या है, तो टाइप्स ये सेकेंड ARC था, उसकी रिपोर्ट में था कि ई गवर्नेंस कितने टाइप्स का होता है. तो आप सेकेंड ARC का नाम लिख के ये ब्रॉडली 4 टाइप्स जो वो लिख सकते हो. ठीक है. कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट
ठीक है, G2G, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, देन गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B, एंड सिटीजन टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ब्रॉडली 4 तरीके हो सकते हैं जिससे ई गवर्नेंस काम करता है, और नाम से पता लग रहा है। जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन हम बात करें तो गवर्नमेंट जो सिटीजन को सर्विसेज दे रही है, जैसे पासपोर्ट हो गया, राशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या टैक्स फिलिंग का पावर हो गया। ठीक है, सिटीजन टू गवर्नमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा कि लोगों की जो बात है वो गवर्नमेंट सुन रही है। तो आप इसमें इसका एग्जाम्पल ट्विटर ले सकते हो कि ट्विटर पे आप कोई इश्यू है वो रेज करते हो। जैसे सपोज दिल्ली में आपको किसी का चालान कटवाना है कि somebody इज ड्राइविंग इन अ रॉन्ग वे, तो आप बस उसका फोटो खींचो और टैग कर दो दिल्ली पुलिस को, तो फिर वो अपने आप केस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को चला जाता है, एंड वो अपने आप चालान फिर भेज दिया जाता है। ठीक है, so this could be an example where people are interacting with the government. Next, government to government, ठीक है, across different गवर्नमेंट या डिफरेंट डिपार्टमेंट वो कैसे इंटरेक्ट करे, तो इसका आप एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ये नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है जिसके थ्रू वो अपना पूरा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको मैनेज करता है। जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए पैसा भेजना है, ठीक है, स्टेट को, तो वो इस सिस्टम के थ्रू मॉनिटर होगा कि कितना पैसा गया और उस स्टेट ने कितना पैसा अब तक यूज कर लिया, तो वो सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट के पास इस सिस्टम के अंदर रहेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, के हाउ गवर्नमेंट इज इंटरैक्टिंग विद द बिजनेस, तो इसमें मोस्टली लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, ये सब प्रोवाइड कराते हैं। तो इस पर आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो, जैसे स्पाइस ले सकते हो। स्पाइस 3 मिनिस्ट्री का एक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म था। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए, या MCA 21 का एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि डेटाबेस है इंडस्ट्रीज का। ठीक है, नेक्स्ट, पिलर ऑफ ई गवर्नेंस क्या है, तो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, आप ये स्मार्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। स्मार्ट क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि ई गवर्नेंस शुड बी स्मार्ट। ठीक है, तो स्मार्ट का मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट, इसको अगर ब्रॉडन करोगे तो दिस वुड कम डाउन टू सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसी के राउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक हो गया, स्मार्ट लगा सकते हो, फिर इंटर ऑपरेबल लगा सकते हो। ठीक है, कि अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इसको यूज किया जा सके। नेक्स्ट, रीयूजेबल। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट वैसे ही फोकस कर रही है हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाएं। ओपन सोर्स बनाने का मतलब क्या है कि लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने सपोज कोई ऐप बनाया। ठीक है, उस ऐप का शायद स्केलेटन जो था वो शायद और किसी मिनिस्ट्री के भी काम आ सकता था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के काम आ सकता था, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के काम आ सकता था। ठीक है, तो वो ओपन सोर्स जो कोड था वो आगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट को दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को दे दिया जाएगा, एंड देन दे कैन बिल्ड अ सिमिलर ऐप बेस्ड ऑन द सेम कोड। ठीक है, अब उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को बार बार टेंडर देने की जरूरत नहीं कि हमें ये ऐप बना के दो। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बस उसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर दो बेस्ड ऑन योर नीड। ठीक है, और फिर आप उसको यूज कर सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट, इनिशिएटिव क्या क्या लिया है गवर्नमेंट ने अभी, तो इसमें आप ले सकते हो नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान है हमारा। ठीक है, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि ई गवर्नेंस सिस्टम जो है वो डिजिटाइज हो जाए अक्रॉस द, सॉरी, जितनी भी सर्विसेज थी वो सब डिजिटाइज हो जाए, एंड पीपल हैव या एक्सपीरियंस ईज ऑफ लिविंग। नेक्स्ट, ई कोर्ट। ठीक है, कि आपके जो केसेस हैं वो ऑनलाइन सुने जाए। ठीक है, तो जस्टिस डिलीवरी का एक अच्छा एग्जांपल है। ई क्रांति है, वो डिजिटल इंडिया के अंदर ही एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं गवर्नेंस को बाय मेकिंग इट ई गवर्नेंस। नेक्स्ट, माई गव प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर गवर्नमेंट सिटीजन के साथ इंटरेक्ट करती है, सिटीजन गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय गिविंग देयर सजेशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके अलावा डिजी लॉकर है। रिसेंटली हमने लिम्स के बारे में देखा था। लिम्स क्या है, लिम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू वो अक्रॉस जितने भी हमारे केसेस हैं अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, तो याद रखना लिम्स भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो एडवांटेजेस में सबसे मेजर टार आप कीवर्ड लगा सकते हो। ट्रांसपेरेंट बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिव बनाता है गवर्नेंस को। ठीक है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, इकोनॉमिकल बनाता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, एंड लास्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको ओवरऑल इंक्रीज करता है।
तो ये कीवर्ड्स याद रखोगे तो इजीली यू कैन राइट एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। आराम से 5 या 6 पॉइंट्स आप लिख पाओगे अगर आपको ये कीवर्ड्स याद रहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है ई गवर्नेंस का? तो पहला फेयरनेस नहीं है, वी डोंट नो कि बैकएंड में क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से कई बार ये बाइस्ड ओपिनियन भी देखने को मिलता है। ब्रीच ऑफ डेटा, यूडाई का आप इसमें केस ले सकते हो, आधार डेटा का केस ले सकते हो कि ऐसा सुनने में आया कि दे हैव बीन रिपोर्ट कि आधार का जो डेटा है वो ब्लैक या जो डार्क इंटरनेट है उसके ऊपर बेचा जा रहा था। नेक्स्ट हाई कॉस्ट इन्वॉल्व, तो टेक्नोलॉजी सेटअप करने में अक्रॉस द गवर्नमेंट साइड काफी पैसा लगता है, ठीक है। एंड डिजिटल डिवाइड एक फर्दर इशू है कि लोगों को भी नॉलेज नहीं है कि कैसे इन डिजिटल इनिशिएटिव को यूज करना है। नेक्स्ट लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंसिलरी रिसोर्सेज भी नहीं है, लाइक इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये भी कुछ इशू क्रिएट करता है। एंड अगर कई बार हम ऐड करना चाहे तो बहुत ज्यादा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड उसमें कोई प्लेस नहीं होती ह्यूमन इमोशन के लिए, ठीक है। लेट्स से अब कोई एक क्लासिक एग्जांपल ले लेते हैं हम एथिक्स का, कि कोई ओल्ड लेडी आती है आपके पास एंड उसके पास सपोज कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। बट अगर वो इन पर्सन आती है तो यू कैन हेल्प, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो ई गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू अपने ग्रेविनेंस को रिड्रेस करा दे तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे जो डिटेल है वो बहुत स्पेसिफिक है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू अवेल दैट सर्विस, ठीक है। तो इस सेंस में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। एंड एक चीज सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट में ये चीज बोला गया था, इट इज नॉट ओनली नेसेसरी टू इंश्योर के हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ऑनलाइन है, ठीक है। सिर्फ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं है कि हम जो एग्जिस्टिंग फिजिकल वर्क था उसको ऑनलाइन कर दें, ठीक है। वी हैव टू रैशनलाइज द एंटायर प्रोसीजर, ठीक है, ताकि डिजिटल जब वो आए तो लोगों को उसको यूज करने में आसानी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10-12 फॉर्म लगा दिया और फिर बोलो कि फॉर्म भरते रहो, ठीक है। वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड में पहला तो एजुकेट करो सिटीजन्स को कि ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव क्या है। वी कैन स्विच टू मोबाइल गवर्नेंस या एम गवर्नेंस, ठीक है, क्योंकि अब मोबाइल का पेनिट्रेशन है, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोट एथिकल यूज ऑफ ई गवर्नेंस सिस्टम, कीपिंग सिटीजन एट द सेंटर ऑफ द एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन। लास्टली हाइब्रिड अप्रोच ले सकते हो, ठीक है, जहां पे आप ह्यूमन प्रेजेंस भी इंश्योर कर रहे हो और साथ साथ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी इस्तेमाल करो, ठीक है। सो अल्टीमेटली आइडिया क्या होना चाहिए, ई गवर्नेंस से ईज ऑफ गवर्नेंस आना चाहिए और ईज ऑफ गवर्नेंस से ईज ऑफ लिविंग आना चाहिए, ठीक है। सो ये एक आप क्रोनोलॉजी बना सकते हो कंक्लूजन की तरफ, ठीक है, कि ई गवर्नेंस ला तो रहे और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही इसी लाइंस पे होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? और नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021, ठीक है। तो हमने देखा था लास्ट ईयर ये चीज लाया गया था सो एज टू इंश्योर कि ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं लाइक फेसबुक एंड ट्विटर एक्सेट्रा, कि इनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स पीपल एंड टुवर्ड्स सोसाइटी एज लार्ज, ठीक है। तो इसके लिए गाइडलाइंस लाई गई थी एंड भी रिसेंटली इसमें थोड़े और अमेंडमेंट किए गए हैं, ठीक है। सो न्यूज में क्यों था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सीक्स फ्रेश कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द आईटी रूल्स, ठीक है। अभी कुछ और नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। सो मेटी ने ये जो नोटिफिकेशन इसलिए बनाया था सो एज टू हैव एन ओवरसाइट ओवर कंटेंट मॉडरेशन बाय इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो कंटेंट मॉडरेशन क्या होता है, कई बार ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं कंटेंट को चेक करते हैं, ठीक है, कि इज इट अगेंस्ट द वैल्यूज दैट दे आर ट्राइंग टू प्रमोट, ठीक है, या जो सर्विसेज वो दे रहे हैं क्या उसके खिलाफ जा रहा है, ठीक है। तो कई बार इस पे कुछ एक्टर्स जो हैं वो वॉयलेंट इमेजेस डाल देते हैं, ठीक है, हेट स्पीच डाल देते हैं या सेडिशियस एक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड कई बार फीमेल्स को ट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इश्यूज है, तो उस पर क्या वो मॉडरेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए अब ये रूल लाया गया है, ठीक है। सो इट विल इंश्योर के एडिशनल एवेन्यूज ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए अपार्ट फ्रॉम कोर्ट, ठीक है, कि सिटीजन डायरेक्टली इन आईटी कंपनीज के पास जाकर
अपने ग्रीवेंस को रिड्रेस करा सके। जैसे आप ट्विटर पे देखते हो, तो ट्विटर पे सपोज आपको लगता है कि कोई ट्वीट काफी ज्यादा मेलिशियस है, तो आप ट्विटर का अपना एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म उस पर उस चीज को रिपोर्ट कर सकते हो, एंड इज मच मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू आई थिंक फेसबुक या यूट्यूब के मेथड से। ठीक है, सो अब सेंटर चाहता है कि एडिशनल एवेन्यूज और मिले। ठीक है, नेक्स्ट, इट विल इंश्योर accessibility of service to users with reasonable expectation of due diligence, privacy and transparency। ठीक है, तो की अमेंडमेंट्स क्या प्रपोज किए गए? पहले तो एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनाए। ठीक है, कि अगर लेट्स से आपने सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को कोई ग्रीवेंस रेज किया और उसने रिजॉल्व नहीं किया, ठीक है, तो अब आप कहाँ जाओगे? तो उसके लिए हम एक अपीलेट बॉडी बनाए, अभी तक नहीं था ऐसा कुछ। नेक्स्ट, 72 आवर डेडलाइन दे कंपनीज को टू एक्ट ऑन कंप्लेंट, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर ये अपीलेट बॉडी के पास जा सकते हैं या गवर्नमेंट कुछ इंटरवीन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्पेक्ट यूजर राइट, एडिशन ऑफ न्यू रूल्स दैट रिक्वायर्स इंटरमीडियरीज टू रिस्पेक्ट द राइट्स गारंटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी राइट्स उसके अंदर मेंशन्ड है, साथ ही साथ जो भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, दोनों चीजों पे ध्यान रखें। तो ब्रॉडली इस पे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसा डिजाइन किया गया या कैसा इन्विजन किया गया? तो पहले 3 टियर स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो, ये पिरामिड जो स्ट्रक्चर है इसके थ्रू आप समझ सकते हो उसको, कि सबसे नीचे या लेवल 1 जो है वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का खुद का प्लेटफॉर्म आएगा, जैसे ट्विटर के पास आप जा सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट, अगर वहां पे बात नहीं बनती है तो एक सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है। ठीक है, जैसे सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज होगी, लेट्स से डिजिटल या जो न्यूज है, ठीक है, स्पेशली द टीवी मीडिया। ठीक है, तो उनका एक एनबीएसए करके एक अथॉरिटी है, ठीक है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन करके। ठीक है, सो वो लोग इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस आईटी रूल्स के थ्रू उनको भी रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, कि अगर कोई यूनियन है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ऐसी अथॉरिटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज कर रही है कि उस लेवल पे रिड्रेस हो सकता है। ठीक है, वो अपने आप में एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होगा। जैसा अगर पता हो तो हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए, न्यूज़पेपर वगैरह के लिए, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। ऐसा कुछ अभी हमारे पास डिजिटल और टीवी मीडिया के लिए अभी तक कुछ नहीं है। अभी बस गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज है उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे उसके थ्रू। एंड अगर इस लेवल पे भी नहीं होती है तो फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ओवरसाइट कमेटी है, which includes members from Ministry of INB and other ministries also। ठीक है, so ये broadly mechanism है। alright, next, तो ये IT रूल जो है ये IT एक्ट 2000 का था, उसके अंदर लाए गए हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म तीनों को रेगुलेट करने की बात की गई थी। ठीक है, सो एज टू इंश्योर ओपन, सेफ, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इंटरनेट। ठीक है, और ये जो बिग टेक कंपनीज हैं इनकी भी अकाउंटेबिलिटी बने टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स पीपल ऑल्सो। ठीक है, सो ये इंश्योर करता है ड्यू डिलिजेंस बाय इंटरमीडियरी, उनको भी देखना है कि उनके प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेफ हार्बर। ठीक है, तो अभी आईटी रूल्स के अंदर इन्हें एक सेफ हार्बर मिला हुआ था कि अगर कोई इंसान कुछ ऐसा उल्टा सीधा कंटेंट डालता है तो इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सोशल मीडिया वेबसाइट्स। ये सारा का सारा जो ओनस है कंटेंट डालने का या कंटेंट पोस्ट करने का, ये उस यूजर पे चला जाता है। ठीक है, सेफ हार्बर के अंडर गवर्नमेंट या फिर कोई पुलिस अथॉरिटी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पे कोई केस नहीं कर सकती। ठीक है, ऑल्दो दे में आस्क देयर कॉपरेशन इन दैट केस, लेकिन केस कभी उनके खिलाफ नहीं हो सकता। तो इन इंटरमीडियरी रूल्स के अंदर ये चीज साफ की गई है कि इफ यू डोंट कंप्लाई विद दीज रूल्स तो आपको ये सेफ हार्बर जो मिला हुआ है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, तो इसमें भी 2 डिस्टिंक्शन बनाए गए थे। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी था जिसके अंदर 50 लाख से ज्यादा यूजर हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स होगी जहां पे 50 लाख से ज्यादा यूजर डेली बेसिस पे, नॉट डेली बेसिस बट हाँ क्वाइट फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट करते हैं, तो उन सबको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का डिस्टिंक्शन दिया गया और उनपे कुछ एडिशनल चेक्स लगाए गए। ठीक है,
सो जनरली चेक्स की बात करें तो एक तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर लगाना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्लाई करेगा। एक नोडल ऑफिसर डालना पड़ेगा जो कि 24/7 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ इंटरैक्ट करे। एक ग्रीवेंस ऑफिसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं दे शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी दे शुड बी लिविंग इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। सो इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिनेटर ऑफ कंटेंट, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे एक चीज शेयर होने लगती है तो फिर वो एक चेन चल जाती है, एक्सपोनेंशियल चेन चल जाती है, जिसमें उस कंटेंट को पहली बार किसने शेयर किया था वो पता लगाना मुश्किल हो पाता है, ठीक है। तो फेक न्यूज ऐसे ही फैलता है बिकॉज पीपल नो कि हाँ अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना मुश्किल होगा। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर को भी पता लगाएं। फर्दर डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, लाइक एआई को आप इस्तेमाल कर सकते हो सो एज टू इंश्योर के कंटेंट जो मॉडरेट हो, ठीक है। क्योंकि अभी करंटली जो सिस्टम चलता है उसमें कोई ना कोई पर्सन बैठा होता है बैकग्राउंड में जो कि उस कंटेंट को मॉडरेट करता है, लेकिन अब डेटा इतनी एक्सपोनेंशियल रेट से ट्रांसफर होता है कि इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू मॉनिटर ईच एंड एवरी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो उसके लिए आप एआई बॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स के लिए हम लोगों ने बात किया था। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह जो पोस्ट करते हैं उनके लिए भी कवर कर लिया गया था, ठीक है। सो नीड क्या है आईटी रूल्स का? तो पहला, फेलियर ऑफ सेल्फ रेगुलेशन बाय सोशल मीडिया कंपनीज, ठीक है। उनका जो सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम था वो फेल हो रहा है। इंक्रीजिंग इमर्जिंग चैलेंज लाइक फेक न्यूज, जिसके लिए हमने एक वर्ड भी देखा, इन्फोडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म wherein ordinary users of social media and OTT platforms can register their complaint, ठीक है। सो अब फिर भी कंप्लेंट रजिस्टर करने का मैकेनिज्म आ गया एंड आई थिंक इट इज मोर ड्यू टू दिस आईटी रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, malicious पोस्ट स्प्रेडिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लीडिंग टू हेट्रेड विद इन कम्युनिटी। तो अब हमने देखा है कि जब भी कहीं पे दंगा फसाद हो रहा होता है तो सबसे पहले इंटरनेट को बंद किया जाता है बिकॉज इंटरनेट हैज बिकम अ चीफ सोर्स and especially social media have become a chief source of promoting such communal hatred, okay. Next, use of social media by certain terrorist organization to recruit people, ठीक है। नेक्स्ट, फेलियर, तो सेल्फ रेगुलेशन का ये हमने देख लिया था। तो ये सब कुछ इश्यूज थे, ठीक है। सॉरी, ये सब नीड्स थे कि क्यों जरूरत पड़ी आईटी रूल्स की, लेकिन अब कुछ इश्यूज देख लेते हैं। तो पहला, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने सभी को अंडर ले लिया है, अपने सोशल मीडिया को ले लिया है एंड डिजिटल मीडिया को ले लिया है एंड जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से उनको भी ले ही लिया है, ठीक है। तो जो फ्रीडम था, आर्टिस्टिक फ्रीडम, वो भी कहीं ना कहीं अंडर आ गया गवर्नमेंट स्क्रूटनी के, ठीक है। एंड हम जैसा बात किया था, फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का विच इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ही उस पर ओवरसाइट रख रही है तो कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैन इफेक्टिवली एक्ट एज अ टूल फॉर द गवर्नमेंट टू कर्ब क्रिटिसिज्म एंड डाइसेंट, ठीक है। अभी हमने देखा था रिसेंटली ट्विटर का भी केस हुआ था, केरला हाईकोर्ट के अंदर है शायद वो केस, जिसमें वो बोला था कि गवर्नमेंट जो अननेसेसरी प्रेशराइज कर रही है उनको कि बहुत सारे अकाउंट्स हटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेसी रिस्क टू यूजर्स, कि उनकी कन्वर्सेशन जो वो शायद गवर्नमेंट रीड कर सकती है, सो वो एक इशू है। इसमें आप ऑल न्यूज का एक एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पे उनका शायद पेमेंट प्लेटफॉर्म था जो कि रेजर पे मैनेज करा था, तो गवर्नमेंट को सीधा उसने डेटा सारा का सारा दे दिया, ठीक है, विदाउट इवन आस्किंग फॉर द कंसेंट ऑफ द यूजर, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्यूनिटिव मेजर्स फॉर वायलेटर, अभी कुछ ऐसा मैकेनिज्म है नहीं। नो डेफिनेशन और क्लैरिटी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आईटी रूल्स के अंदर या आईटी एक्ट के अंदर ही, तो पूरा आईटी एक्ट जो है उसके अंदर इंटरनेट का वर्ड का रेफरेंस ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि वो लॉ कितना पुराना है, कितना आर्चिक लॉ हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ग्रीवेंस ऑफिसर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नए नए आईटी के अंदर हम देख रहे हैं नए नए सोशल मीडिया आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेट की कैपेबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यू। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड, तो पहला, अगेन कोई भी ऐसा रूल है तो इट शुड बी सिटीजन सेंट्रिक एंड एंश्योर सेफ्टी ऑफ द यूजर टू एड्रेस इलीगल एक्टिविटीज ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो
हम emerging टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक AI टू रिमूव आर्बिट्रेरीनेस इन द प्रोसीजर, ठीक है, एंड इंश्योर कि वो बायसनेस ना हो इन कंटेंट मॉडरेशन। फर्दर क्लियर डेफिनेशन हो, हम आईटी रूल या अमेंडमेंट जो एक्ट आईटी एक्ट जो है उसको अमेंड कर सकते हैं टू इनकॉर्पोरेट द न्यू या कमिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेगुलर डेफिनेशन है, लॉ बेस्ड डेफिनेशन है, एंटी नेशनल क्या है, सॉवरेनिटी के, इन सबको भी एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। एज सच कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा ये मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी के अंडर है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर है। तो उसके बजाय हम कोई इंडिपेंडेंट, उसके अगेंस्ट हम कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट, एम्पावर करे यूजर को सो दैट दे कैन सीक redressal of their grievance at the platform itself, ठीक है। तो ये सब था अबाउट आईटी रूल्स। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? हाँ, कंसर्न्स में एक दो चीजें और हो सकती है, जैसे दिस रूल्स आर अनफेयर टुवर्ड्स स्मॉल मीडिया हाउसेस, क्योंकि ये उनके एडमिन कॉस्ट बढ़ा रहा है। आपको सेल्फ सेंसरशिप करना है, फिर आपको रेसिडेंट ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं, फिर उनका क्रिएटिव फ्रीडम भी छीना जा रहा है उनसे। तो बेसिकली निगेटिव्स में बहुत चीजें हैं। पॉजिटिव में हम ये लिख सकते हैं कि इसकी नीड क्यों थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन कि दिस कंपनीज हैव बीन एक्यूमुलेटिंग पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। जैसे हमने देखा है कि एफबी ने, फेसबुक ने व्हाट्सएप ले लिया, फिर इंस्टाग्राम ले लिया, मोनोपोली प्रैक्टिस कर रहे हैं, पावर बहुत करेक्ट कर रहे हैं, डेटा बहुत है उनके पास, बट अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। देन डेमोक्रेटिक सेटअप्स को भी बहुत थ्रेट हो रहा था, जैसे कि हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ एफबी, फेसबुक और ट्विटर ने यूएस इलेक्शंस लिटरली स्विंग करे लास्ट कुछ इलेक्शंस, और इंडिया में भी केस कुछ अलग है नहीं। तो इस चीज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए भी एक थ्रेट था। तो उस तरीके से ये रूल्स शेप करे गए। हालांकि बहुत कंसर्न्स है, बट पॉजिटिव में ये चीज लिख सकता हूँ, यस, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला कॉन्सेप्ट, वो वाला एग्जाम्पल भी। तो ये दो चीजें। और हाँ, एक और इसमें पॉइंटर ये लिख सकते हो कि या कहीं ना कहीं जो हमारे पास एक काउंसिल है, आई गेस कंपटीशन काउंसिल है ना, क्या सीसीआई का? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, करेक्ट, उसका फेलियर भी है, क्योंकि दैट कमीशन इज नॉट बीन एबल टू कीप चेक ऑन मोनोपोली वाली प्रैक्टिस। वो जियो के केस में भी हमने वही देखा, देन एफबी के केस में भी हम वही देख रहे हैं, दीज डेज जोमेटो के केस में भी हम लोग वही देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब मेंस के लिए वो फैक्टर भी इम्पोर्टेंट हो रहा है कि सीसीआई का फेलियर। तो वो भी देख लेना एक बार। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ये रिवाइज किए हैं ड्राफ्ट, ठीक है, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का। उस पॉलिसी में है क्या बेसिकली? तो this is the revised version of the draft India Data Accessibility and Use Policy, which received criticism for considering monetization of data, ठीक है। तो बेसिकली इससे पहले जो पॉलिसी बनाई थी इन्होंने, ड्राफ्ट पॉलिसी, उसमें ये बोला था कि हम लोगों का डेटा जो है वो बेचेंगे, ठीक है, टू प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो उसके वजह से काफी कंसर्न रेज किया गया था बाय डिफरेंट एरिया, डिफरेंट पीपल, ठीक है। तो उसमें ये चीज बोला गया था कि ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी के खिलाफ है और सॉवरेनिटी के भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडली इसके अंदर हम बात करें तो कुछ कैटेगरी ऑफ डेटा बनाया गया था, जैसा पब्लिक नॉन प्राइवेट डेटा, प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है। तो ये ऐसा करके कैटेगराइज किया गया था। तो पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा क्या? तो डेटा इज कलेक्टेड और जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट इन द कोर्स ऑफ पब्लिकली फंडेड प्रोग्राम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एनोनिमस डेटा ऑफ लैंड रिकॉर्ड और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कैन बी कंसीडर्ड एज पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है। यानी जैसे सपोज कोई आपने व्हीकल परचेज किया, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पोर्टल है, जैसे वाहन पोर्टल है, ठीक है, या एक सारथी पोर्टल जो डीएल के लिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो वाहन लाइसेंस पे वो आपने जो भी व्हीकल परचेज किया उसका वो आरसी वगैरह डेटा सब वहां चला जाता है, ठीक है। लेकिन इस डेटा को यूज करके कई सारी कंपनी या स्टार्टअप जो है कई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग पता कर सकते हैं, लाइक कौन से
एरिया के अंदर सबसे ज्यादा कार बिक्री हो रही है, ठीक है, तो ये डेटा वो कंपनीज को बेच सकते हैं आगे, ठीक है, सो दैट कंपनीज ऑल्सो नो कि कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, सो दैट्स हाउ डेटा इज कंसीडर्ड द न्यू ऑयल, ठीक है, ये डेटा अपने आप में एक इकोनॉमिक एंटिटी बन गया है, ठीक है, तो यही रैशनल था गवर्नमेंट का कि हम डेटा बेचे और उस डेटा से पैसे कमाए, बट एट द सेम टाइम इंश्योरिंग कि वो डेटा एनोनिमाइज हो, मतलब उस डेटा से ये ना पता लगे कि वो एक्चुअली किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है, ये तो पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा था, अब प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा क्या है? डेटा विच इज कलेक्टेड और जनरेटेड बाय प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है, लेट्स से फेसबुक या ट्विटर आपकी एक्टिविटी को रेगुलरली ट्रैक करता है, ठीक है, क्या आपने कौन सा क्या वीडियो सर्च करा, आपने उस वीडियो को कितनी देर देखा, ये सब पैरामीटर्स वो कलेक्ट करता है और फिर आपको कस्टमाइज एड दिखाता है, ठीक है। वो कस्टमाइज एड दिखाने का क्या मतलब, वो आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं बैकएंड में वो कंपनीज को बेचा जा रहा है, सो दैट दे कैन रन टारगेटेड एड्स एंड टारगेट यू, ठीक है। एंड एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या होता है, ये आपका एटीट्यूडनल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एटीट्यूड जैसे हम एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं, एटीट्यूड चेंज करने का तरीका क्या होता है, हु सेज व्हाट, मतलब क्या कह रहा है, एंड टू हुम, ठीक है, तो वो ये जो तीनों पैरामीटर थे इसके अंदर जो इस स्टेटमेंट में कि कौन है, क्या कह रहा है और किसको कह रहा है, वो तीनों पैरामीटर्स को वो ब्रॉडली कैटेगराइज कर लेते हैं एंड उसके बेस पे आपको टारगेट करते हैं। एंड हमने देखा था हमारा जो एटीट्यूडनल चेंज करने का जो मॉडल है वो सीएबी मॉडल होता है, कॉग्निटिव, एटीट्यूडनल या बिहेवियरल, ठीक है। तो कॉग्निटिव आपका जो एस्पेक्ट है उसको टारगेट करता है सोशल मीडिया थ्रू दीस मीम्स, ठीक है। सो इस पॉलिसी के अंदर इस चीज को थोड़ा सा रिन्यू किया गया, ठीक है। अब बोला क्या गया, द एम इज टू एंश्योर एनहांस एक्सेस, क्वालिटी, यूज ऑफ डेटा इन लाइन विद द करंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब डेटा तो ये मान लिया है कि काम आने ही वाला है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज विल क्रिएट इंडिया डेटा सेट प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आप सारा का सारा डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है, और उसको प्राइवेट कंपनीज को दिया जा सकता है, ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा होगा, डेटा का स्टोरेज, रिटेंशन, एनोनिमाइजेशन एक्सेट्रा होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज सेफ गार्डिंग डेटा यूसेज, विल इंश्योर कि ये जो डेटा है वो एथिकल वे में इस्तेमाल हो रहा है, सिटीजन सेंट्रिक वे में इस्तेमाल हो रहा है और फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन यहाँ पे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पीपल फॉर द पीपल, वैसे ही डेटा ऑफ द पीपल, डेटा बाय द पीपल एंड डेटा फॉर द पीपल, ठीक है, तो इस अप्रोच से हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, तो इसके अंदर हम सेटअप करेंगे डेटा मैनेजमेंट यूनिट्स इन एवरी मिनिस्ट्री एंड स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ऑफिशियल्स टू बिल्ड डेटा एंड डिजिटल लिटरेसी, तो ये ब्रॉडली आइडिया रहेगा इसमें। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, तो एक इंडियन डेटा सेट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सारा ये नॉन एनोनिमाइज पर्सनल डेटा रहेगा एंड डिफरेंट कंपनीज की रिक्वेस्ट के हिसाब से वो डेटा उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, यहाँ हम प्रॉम्प्टली डेटा सेट दे सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ डेटा सेट के प्लेटफॉर्म रन कर रही है जो कि स्टार्टअप्स इजीली उन डेटा को उठा के कुछ उससे साइंटिफिक फाइंडिंग या कुछ इकोनॉमिक फाइंडिंग ड्रॉ आउट कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मोबिलिटी का डेटा लूं, ठीक है, तो उबर वगैरह क्या करते हैं कि वो आपका डेटा ट्रैक करते हैं, ठीक है, और उनको पता होता है कि ऑफिस आवर का टाइम है, लेट्स से 4 से 5 बजे बहुत ज्यादा डिमांड होती है कैब्स की, तो वो क्या करते हैं उस टाइम कैब्स का रेट जो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ प्रैक्टिसेस जो है वो इकोनॉमिक वाइज वो कर सकते हैं या रिसर्च वाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा मैनेजमेंट यूनिट्स, ये हम लोगों ने देख ही लिया। इसके अलावा इंडियन डेटा मैनेजमेंट ऑफिस होगा जो पूरा का पूरा ये 3 pronged अप्रोच हमने ये डायग्राम में देखा, इसको इंश्योर करेगा कि ये इंप्लीमेंट हो। नेक्स्ट, challenges associated with collection of non-personal data, जिसमें issues क्या क्या आ सकते हैं, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा इज डिफिकल्ट, ठीक है। ये कहना कि ये डेटा पर्सनल हो सकता है नॉन पर्सनल हो सकता है, ये थोड़ा डाइसी है, ठीक है। कई बार हो सकता है कि आपने जो डेटा ड्रॉ किया उसके अंदर आपको तो लग रहा था कि ये नॉन अनोनिमाइज है या एनोनिमाइज है, लेकिन आगे ये डेटा जो है उसमें किसी तरीके से लिंकिंग हो सकती है, तो दिस कैन क्रिएट प्राइवेसी इश्यू। नेक्स्ट,
सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। ये जो डेटा है कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्लॉट अगेंस्ट द कंट्री, ठीक है। सो वो एक हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट प्राइवेसी कंसर्न है कि दिस कैन लीड टू गेटोइजेशन, ठीक है। गेटोइजेशन मतलब कि कुछ कम्युनिटीज को आपने एकदम एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम सर्टेन बेनिफिट्स, ठीक है। या इंस्टीट्यूशनलाइज बिगोटरी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एंड लास्टली कॉन्फिडेंशियलिटी इशू है कि कई बिजनेस के अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने बोला जैसा आई थिंक कंपटीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कि अपना डोमिनेंट पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो एक इश्यू हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट नीड क्या है इसकी? तो टू ट्रांसफॉर्म मॉडर्नाइज गवर्नमेंट डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, enabler for creating data privacy standard to prevent crime, promote digital economy and maximize data-led governance, ठीक है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं इससे। नेक्स्ट कंक्लूजन इसमें बहुत अच्छा है। डेटा लेड गवर्नेंस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ गवर्नमेंट्स डिजिटल गवर्नमेंट विजन एंड द फ्रेमवर्क हैज अ क्रिटिकल रोल इन बूस्टिंग इंडिया डेटा इकोनॉमी, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा कंक्लूजन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसा अगर ये डेटा याद कर सकते हो तो बहुत काम आएगा। इसके अलावा अभी आई थिंक आज ही रिसेंटली न्यूज में आई है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप दिस डेटा प्रोटेक्शन बिल। पिछले 5 साल से मेकिंग में था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू स्क्रैप इट। बट स्टिल इस सॉर्ट ऑफ या इस तरह का कोई लेजिस्लेशन अभी लाने की जरूरत है, ठीक है, सो दैट वाकई ये जो डेटा है ये सिटीजन सेंटर रहे। अदरवाइज हो सकता है कि सिटीजन के अगेंस्ट जाए एंड स्टेट को अननेसेसरी पावर दे दे। नेक्स्ट टेक्निकल थ्रेशोल्ड रख सकते हैं हम लोग कि कैसे डेटा एनोनिमाइजेशन होगा, और स्टेप्स आर नीडेड टू इंश्योर फेयर डेटा मार्केट, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कंपनीज अपना जो ग्रेटर मार्केट एक्सेस है या डोमिनेंट पोजीशन है उसको अननेसेसरी या अगेंस्ट यूज करे स्मॉल प्लेयर्स के, ठीक है। तो वी नीड टू इंश्योर के देयर शुड बी नो डेटा मोनोपोली। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज में तो नीति आयोग ने रिसेंटली नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म जो था वो लॉन्च किया था। तो इट्स अ यूजर फ्रेंडली वेब पोर्टल दैट होस्ट फाउंडेशनल डेटा सेट, ठीक है। तो डेटा सेट क्या होता है? बेसिकली आपका जो इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से आपकी इनकम टैक्स इन्फॉर्मेशन है, आप आते हो इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर, आप अपना डेटा डाल दो, सारा का सारा डेटा जो बैक एंड में टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। उस टेबल में अलग हेडर होता है कि आपका नाम क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, फलाना ढिंगाना, ठीक है। उसमें एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो विच कुड बी योर पैन। उससे उस पैन की एक इन्फॉर्मेशन डाल के मैं आपकी पूरी की पूरी सारी इन्फॉर्मेशन रिट्राइव कर सकता हूँ, ठीक है। अब यही डेटाबेस में आप बस कुछ एक हेडर्स जो है उसको हटा दोगे, जैसे नेम हटा दिया, और भी ऐसा कोई डेटा जिससे आप लिंक हो सकते हो, जैसे आपका पैन कार्ड है उसको हटा दिया, और फिर बाकी जो बचा डेटा सेट है उससे आपका इंफॉर्मेशन पता लगाना मुश्किल है। लेकिन स्टिल उस डेटा से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल सकते हैं कि सब लोग किस टाइम लेट्स से किस टाइम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। कि हो सकता है कि सब लोग प्रेफर करेंगे लास्ट में हम डेटा फिल करें, तो उसके बेसिस पे कई जो वेबसाइट है वो डिजाइन कर सकते हैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो कि उनको हेल्प करें, ताकि वो अपना जो इनकम टैक्स का डेटा वो लास्ट मिनट से पहले ही फिलअप कर दे, ठीक है। तो इस टाइप के इंटरवेंशन मार्केट कंपनीज या स्टार्टअप डिजाइन कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। So data is not published. Need क्या है? Data is not published in a user centric manner, जिससे कि डेटा सिस्टम में इनकोहेरेंस है, ठीक है। सो ये कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। सिग्निफिकेंस क्या है? यूजर फ्रेंडली है, एंगेजिंग है, टेलर्ड है, ठीक है, कस्टमाइज्ड है फॉर द नीड्स ऑफ पॉलिसी मेकर्स, रिसर्च सिटीजन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, ठीक है, सो दैट क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस किया जा सकता है अक्रॉस डिफरेंट मिनिस्ट्री या डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। अभी तक डेटा क्या होता था? वो एक्सेल सीट में पड़ा रहता था, या फिर वो बैकएंड में डेटा में पड़ा रहता था, या फिर किसी रिपोर्ट में रहता था, ठीक है, जो कि हार्ड कॉपी थी, ठीक है। तो वहां से इन कंपनीज को पहला सॉफ्ट कॉपी बनाना पड़ता था और फिर उसके ऊपर कोई एनालिसिस करना पड़ता था। अब वो चीज नहीं है, सीधा आओ, सीधा डेटा उठाओ और यूज करो, ठीक है।
इसी लाइन के अंदर इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव लेगी अब गवर्नमेंट, उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है। तो क्या होता है कई बार मतलब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट लेट्स से डेट होती है, ठीक है, कि आपको किसी फॉर्म के अंदर डेट डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। सो हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स उस डेट को डेट फॉर्मेट में ले, ठीक है, कि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम हो जो रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये डेट ही है। लेकिन कोई और लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, वहां पे वही डेट का जो सिस्टम है वो लिया जाता है टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। अब मैं टेबल से लेट्स से मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको इंटरऑपरेबली कि मैं उसी सेम डेट से आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर का डेटा भी रिट्रीव करना चाहता हूँ, और उसी सेम डेट से मैं कॉर्पोरेट अफेयर्स का भी डेटा रिट्रीव करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये चीज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैंने उस डेट का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग रखा है, ठीक है। ये एक इशू क्रिएट करता है। लेकिन अगर दोनों जगह डेट का फॉर्मेट सेम है, ये या तो दोनों टेक्स्ट फॉर्मेट में उस डेट को ले या फिर दोनों उसको डेट के फॉर्मेट में ले, तो उस एक यूनिक आइडेंटिफायर बन जाएगा जिसके थ्रू मैं दोनों वेबसाइट का डेटा जो है रिट्रीव कर सकता हूँ बैकएंड में, ठीक है। सो ये इशू पहले हो रहा था, लेकिन अब इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के अंदर एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क होगा, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो सब एक ही तरीके का डेटा जो है वो अप्लाई करेंगे कि सब अगर कोई डेट को डेट की तरह ले रहा है तो सभी को फिर डेट को डेट की तरह ही लेना है। दे कैन नॉट टेक इट एज अ नंबर और एज अ टेक्स्ट, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल होगा बट समझ जाना है, नहीं भी समझ में आए तो इतना बस ये देख लेना कि यूनिफॉर्मिटी इंश्योर कर रहा है अक्रॉस ऑल मिनिस्ट्रीज, ठीक है, या ऑल डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस, ठीक है। तो ये 24th ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे हैदराबाद डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनफैक्ट आगे जाने से पहले सेकंड एआरसी का एक रिकमेंडेशन देख लो, जो अभी हमने पहले डिस्कस ही किया था। तो इन्होंने बोला था बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो गवर्नमेंट को ई गवर्नेंस करने से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जितना ऑफलाइन था उसको सब ऑनलाइन ले जाओ, ये मतलब नहीं है। Our process also needs to be re-engineered so that governmental forms, processes, structure should be redesigned to make them adaptable to e-governance, backed by procedural, institutional and legal changes. ठीक है। तो ऐसा ना हो कि पहले जैसे फिजिकली लाइन में लगना पड़ता था, ऐसे ऑनलाइन लाइन में लगे हुए हैं अलग अलग फॉर्म भरने के लिए। आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रख सकते हो उसके लिए, ठीक है। सो वो है। नेक्स्ट हैदराबाद डिक्लेरेशन में थोड़ा सा ये देख लेना, ई गवर्नेंस के बारे में इस चीज के अंदर ये बोला गया था। सेकेंड, ठीक है। तो हैदराबाद डिक्लेरेशन में बेसिकली ये बोला गया था कि ये जो सर्विसेज हैं, ठीक है, इनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सो दैट ये लास्ट माइल डिलीवरी अचीव हो सके और सिटीजन सेंट्रिक रहे, ठीक है। कि अल्टीमेटली आइडिया ये होना चाहिए लोगों की ईज ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ना चाहिए। दिस वाज अबाउट हैदराबाद डिक्लेरेशन। इसमें की हाइलाइट्स अगर डिस्कस करें तो ट्रांसफॉर्म सिटीजन सर्विसेज लाइक आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जिससे हमने सिटीजन सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म किया है। नेक्स्ट, फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन हो अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फॉस्टर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हो जैसे अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने दिशा नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया, एआई बेस्ड, ठीक है। तो वो यूजर्स को थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस देता है। नेक्स्ट, रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन टू विथस्टैंड पेंडेमिक, ठीक है। तो पेंडेमिक का आप तो एक जनरली एग्जांपल यूज कर ही सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिजिटल प्राइमेसी, मेक डिजिटल द प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड डिलीवरी, एंड लास्टली नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, ठीक है। अब सिर्फ सर्विस दे रहे हो इतना ही काफी नहीं, आपको असेसमेंट भी करना है। ये जो असेसमेंट वाली जो चीज है ये कैग रिपोर्ट ने भी बोला है विद रिस्पेक्ट टू यूडाई, आधार के रिस्पेक्ट में ये चीज बोला है कि आधार जो है कोई असेसमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। आधार पे लेट्स से अगर आप अपना डेटा अपडेट करने की कोशिश करोगे कई बार कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप फोन करोगे तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबल आंसर भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इश्यू क्या हो रहा है तो उस इश्यू को भी एड्रेस करो, ठीक है, बार बार असेसमेंट के थ्रू, और फिर इसको रिजोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है।
सम फेमस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में देखोगे तो आप ये देख सकते हो लोकवानी यूपी का, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये फ्रेंड्स का देख सकते हो, इनफैक्ट ये फ्रेंड्स को आप यूज कर सकते हो एज अ कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है? फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट, एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो कि हमारा जो ई गवर्नेंस है इस तरीके का होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द स्मार्ट कीवर्ड दैट वी हैव सीन इनिशियली, ठीक है। इसके अलावा मेगा एक चीज है, मेगा इज ऑन द लाइंस ऑफ इंड ईए, इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, जो अभी हमने देखा था उसी लाइंस पे मेक ईए मेघालय ने अपना एंटरप्राइज आर्किटेक्चर लॉन्च किया है। वही सेम आइडिया है, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव रहेंगे वो सब यूनिफॉर्म रहेंगे, ठीक है, अक्रॉस द स्टेट ऑफ मेघालय। नेक्स्ट, इसके अंदर थोड़ा सा ये देख लेना, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब लाइक टेक्नोलॉजी, स्टेक होल्डर्स को कैसे बेनिफिट होगा, पीपल प्रोसेस क्या है, रिसोर्सेज क्या है, तो आप ये सब देख सकते हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो इंटर ऑपरेबल होना चाहिए, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कॉमन एप्लीकेशन होना चाहिए, ओपन सोर्स होना चाहिए। स्टेक होल्डर को क्या बेनिफिट होगा? यूनिफाइड यूनिफॉर्म इंटरफेसेस मिलेंगे, सिटीजन बिजनेस सेंट्रिक सर्विसेज मिलेगी, गारंटेड सर्विस लेवल्स मिलेंगे, इफेक्टिव प्रोग्राम मैनेजमेंट मिलेगा, लेस गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ठीक है। इनफैक्ट ये कोड किसका है, कोई बता सकता है? या सिमिलर कोड है कि द स्टेट इज गवर्न द बेस्ट, द स्टेट विच इज गवर्न द लीस्ट इज गवर्न द बेस्ट, किसका कोड है, तो बता सकता है? काफी फेमस कोड है, हम लोग यूज करते हैं अक्रॉस पेपर PS2, उसमें खूब यूज करते हैं। तो जनरली ये थॉमस जेफरसन को बोल दिया जाता है, बट इट इज नॉट थॉमस जेफरसन, ये हेनरी थोरू का कोड है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस पीपल, ठीक है, SDG अप्रोच हो सकता है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इश्यूज हो सकता है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड चेंज ऑफ मैनेजमेंट। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको, इंड ईए, दैट इज इंडिया एंटरप्राइज विजन ऑफ वन गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, reducing ambiguity in law, ठीक है। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि लाइमलाइट में आ रहा है, एंड रीजन बीइंग कि बहुत सारे लॉ जो एम्बिगुअस है, जैसे सेडिशन लॉ देख लो, सेडिशन लॉ में क्या एम्बिगुअस है, ठीक है, मतलब प्रोविजन उसके ऐसे बनाए गए हैं तो व्हाट ब्रिंग्स इन हेट्रेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो उसके बहुत वाइड मीनिंग हो सकते हैं, एंड एनफोर्समेंट एजेंसी उसको बहुत रेडीली इस्तेमाल करती है, ठीक है, क्योंकि उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से जो पॉलिटिकल उनके पास निर्देश आते हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं वो लोग ये लॉज लगाकर, ठीक है। और इसीलिए आप देखते हो कन्विक्शन रेट जो है बहुत लो रहता है। फिर चाहे आप अभी रिसेंटली PMLA एक्ट देख लो या फिर सेडिशन एक्ट देख लो अपने आप में। नेक्स्ट, एम्बिग्विटी अगर हम डिफाइन करें तो हमारा जो इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके हिसाब से जाए या ओवरऑल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से जाए तो दो टाइप की होती है, एक तो है लेटेंट और एक है पेटेंट। लेटेंट का मतलब जहां पे टेक्स्ट क्लियर है, इंटेंजिबल है, मतलब सब समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन किसी एक्सटेंसिक फैक्ट की वजह से उसका पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया, ठीक है। तो जैसे कोई नई फाइंडिंग आ गई, लेट्स से IT एक्ट ही ले लो, अब पूरे IT एक्ट के अंदर बहुत क्लियर और कंसाइज वे में सब चीजें बताई गई है, लेकिन एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ गई, लेट्स से क्रिप्टो करेंसी आ गई, ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में उस एक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इस चक्कर में अब जो एक्ट है थोड़ा सा एम्बिगुअस हो गया कि अब उस एक्ट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे एनफोर्स करेंगे, ठीक है। सो दैट इज लेटेंट एम्बिगुइटी। नेक्स्ट इज पेटेंट एम्बिगुइटी। पेटेंट एम्बिगुइटी का मतलब अपने आप जो उसकी लैंग्वेज है वही बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है। जैसे अगर हम सेडिशन एक्ट की बात करें तो उसमें व्हाट ब्रिंग्स डिसअफेक्शन टुवर्ड गवर्नमेंट, ये बहुत ही वाइड टर्म है, तो ये पेटेंट एम्बिगुइटी का कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेना, IPC एक्ट है, एंटी कन्वर्जन लॉ है, तो उसमें फ्रॉड, अल्योरमेंट, ये बहुत लूजली डिफाइंड है, तो इसके चलते कई बार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन एक्ट का भरपूर मिसयूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट, सो देयर इज नीड टू इवॉल्व, द लॉ नीड्स टू इवॉल्व। तो पहला जो आर्चिक लॉज है, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट था, अभी तो नया आ गया उसकी जगह,
बट जब लैंड एक्विजिशन एक्ट था तो पहले 1894 का एक्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर करंटली इंडियन एविडेंस एक्ट का एग्जांपल ले लो, 1872 का एक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, इसलिए इवॉल्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, तो उनको हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनको अकाउंट कर सकते हैं, या जो चेंज है सोशो इकोनॉमिक पैराडाइम के अंदर उसको अकाउंट कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जिसकी वजह से जरूरत है हमें ये लाने की, ठीक है, मतलब लॉज को रिफॉर्म करने की। इम्पैक्ट क्या हो रहा है इन एम्बिग्विटीज का, तो थ्रेटन्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो ये एक्ट को रेडिली इस्तेमाल किया जा रहा है बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या बाय स्टेट गवर्नमेंट्स टू कर्ब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत बार डिले हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, जिसकी वजह से पर्सन हैज टू सफर एंड द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स अ पनिशमेंट। नेक्स्ट, मिसयूज हो रहा है, ठीक है, मिसयूज इन द सेंस के बहुत सारे जो वनरेबल सेक्शन है उनके अगेंस्ट लार्ज स्केल पे एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, लाइक ट्रॉलिंग अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, इंक्रीज लिटिगेशन हो गया है, तो ऑलरेडी हमारे जुडिशरी के पास पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हाई है, 4.7 के 7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी। अब इन केसेस की वजह से एम्बिग्विटी बढ़ रही है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड, तो पहला रिपील करो आर्चेक लॉ या रिफॉर्म करो उसको, ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए जितने भी लॉज हैं उनको कोडिफाई करो जहां पे भी एम्बिग्विटी दिख रही है। एड्रेसिंग इवॉल्विंग इश्यूज, तो जो भी इश्यूज नए इमर्ज होके आ रहे हैं उनको एड्रेस करो। नेक्स्ट, कोई भी लॉ को रिफॉर्म करो तो उसके पीछे फंक्शनैलिटी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है, कि उससे आउटकम क्या निकलेगा। सो दिस शुड बी सेंटर्ड, या इस डिबेट को जो रिफॉर्म करने का जो डिबेट चल रहा है इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी अप्रोच है उसको सेंटर में रखना चाहिए। नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेक्शन, तो पब्लिक से भी आप एंगेजमेंट कर सकते हो टू सो एज टू इंश्योर अ वाइडर स्केल ऑफ ओपिनियंस, ठीक है। एंड लास्टली, फोकस अप्रोच रहना चाहिए कि इट इज रिक्वायर्ड टू इग्नोर स्ट्रिक्ट लिटरल मीनिंग एंड पे अटेंशन टू द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। तो वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से भी आना चाहिए और जुडिशरी की तरफ से भी आना चाहिए, ठीक। तो दीज आर सम ऑफ द issues that revolve around ambiguous laws. So इसमें आगे आप देख सकते हो कि इंडियन इंटरप्रिटेशन जो है इन एम्बिगुअस लॉज का कैसे डेवलप हो। तो पहला था टेक्सचुअल अप्रोच, तो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसी को इंटरप्रेट किया और उसी उसी हिसाब से वर्डिक्ट दिया, ठीक है। तो जैसे आई थिंक ए के गोपालन में यही बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के पास सारे राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। तो ये टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो उसी को उन्होंने वर्डिक्ट में बोल दिया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, तो ये इसका क्लासिक एग्जाम्पल केशवानंद भारती केस है 1973 का, जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था, यानी एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच था। नेक्स्ट, एक्लेक्टिज्म अप्रोच, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड हुआ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें आप स्टेप्स ले सकते हो, जैसे कि एनजेसी को स्क्रैप करना। एनजेसी को स्क्रैप क्यों किया गया था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को या जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं हार्म हो रही है, तो इसलिए उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो एक्लेक्टिविज्म है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए, या इससे पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगा सकते हो, वैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगाया नहीं है क्योंकि ये अप्रोच में 4 स्टेप्स है, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल रेवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सोशल रेवोल्यूशन की तरफ काम कर रहा है, जैसे कि सेक्शन 377 को स्क्रैप डाउन करना, सेक्शन 497, आई थिंक 497 ही था अडल्ट्री के बारे में, मे बी रॉन्ग, कोई किसी को पक्का पता हो तो एक बार कंफर्म कर देना, बट मेरे ख्याल से शायद सेक्शन 449 और 497 था वो, ठीक है, अडल्ट्री के बारे में। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। इसमें किसी को ऐड करना है इस आर्टिकल के अंदर? ठीक है, इसमें तो लास्ट वाला जो था ना, डेटा हम्म, गवर्नेंस वाला, उसमें छोटा सा एडिशन है। आप गोपाल कृष्णन कमेटी का रेफरेंस दे सकते हो। वो कमेटी आई थिंक गोपाल कृष्णन इन्फोसिस के को फाउंडर है, उनके
अंडर एक कमिटी था, डेटा, पर्सनल डेटा एंड गवर्नेंस को हम कैसे सिंक्रोनी में ला सकते हैं उसके लिए, तो वो कोट कर सकते हो आप। और शायद उसी आर्टिकल में कहीं ना कहीं डेटा प्रोटेक्शन लॉ का भी, सॉरी डेटा प्रोटेक्शन बिल का भी रेफरेंस था, वो तो कल ही स्क्रैप कर दिया गवर्नमेंट ने, ड्रॉप कर दिया सॉरी। तो नो नो बीएन कृष्णन नहीं, गोपाल कृष्णन, दोनों ही लिख सकते हो। बीएन कृष्णा वो भी इसके डेट, लिए। हाँ वो ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो था उसके लिए थी, ऑल्दो उसके भी रिकमेंडेशन मानी नहीं गई थी, एक्ट अपना डिफरेंट ही था पूरा। ठीक है। ठीक है, सो विद दैट आज के लिए यही एंड करते हैं, कल विल स्टार्ट विद टॉपिक 6.4 टेक्नोलॉजी एंड लॉ। So thank you for joining. Stay tuned.